we are teaching respiratory system. Some part of the respiratory system has been explained in the last class. Now we are going to teach and learn about the function of respiration. Point 1, it supplies oxygen to blood and eliminates CO2 from it. Respiratory system में क्या होता है? ब्लड को सप्लाई करता है ऑक्सीजन और जो कन्वर्ट होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड में इसके द्वारा. सेकेंड पॉइंट इज इट क्रिएट्स वोलेटाइल सबस्टेंसेस लाइक अमोनिया, कीटोन बॉडीज, इसेंशियल ऑयल्स, अल्कोहल, वाटर वेपर etc. रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये फंक्शन है कि क्या ये एक्सक्रेट करता है, डिस्चार्ज करता है वोलेटाइल सबस्टेंस जैसा कि अमोनिया है, कीटोन बॉडीज है, इसेंशियल ऑयल्स है, अल्कोहल है, वाटर वेपर etc. ये सबको एक्सक्रेट करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा, रिस्पायरेटरी फंक्शन के द्वारा. थर्ड पॉइंट है इट एब्जॉर्ब्स वेरियस गैसेस एंड वोलेटाइल ड्रग्स इन द ब्लड थ्रू लंग्स. ये अनेकों प्रकार के वेरियस गैस को, वोलेटाइल ड्रग्स को ऑब्जर्व करता है ब्लड में लंग के माध्यम से ही. रिस्पायरेटरी सिस्टम का चौथा फंक्शन है इट मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस. अम्ल और क्षार को भी संतुलित करता है. पांचवा पॉइंट है इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी थ्रू द सिस्टम ऑफ रिस्पिरेशन. द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड. छठा पॉइंट है इट्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. पता ये चला कि इफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम हैज बिकम फेल द बॉडी टेम्परेचर विल बी फॉल डाउन एंड द बॉडी ऑफ द पेशेंट विल बिकम कूल, है ना. तो हम लोगों को ये भी पता चला कि ऑक्सीजन के आपूर्ति के वजह से ही बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, कंटिन्यू रहता है. सातवां पॉइंट है इट सीक्रेट्स म्यूकस विच है डिफेंसिव फंक्शन. इट सीक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस भी सीक्रेट करता है जिसका फंक्शन क्या है? डिफेंसिव फंक्शन है. डिफेंस लेता है किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से, कोई डस्ट गया, कोई फॉरेन बॉडी गया, कोई फॉरेन आर्टिकल गया, उससे भी ये डिफेंस लेता है. आठवां पॉइंट है इट एक्सक्रेट्स इरिटेंट बाय रिफ्लक्स एक्शन. एक्सक्रीट इरिटेंट बाय रिफ्लेक्स एक्शन. अगर कोई इरिटेंट एयर, इरिटेंट स्मेल लाइक डस्ट, एनी आर्टिकल, तो यहां पर इसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है और उसको ये बाहर करने का प्रयास करता है. नाउ लेट अस नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, यांत्रिकी क्या है? तो यांत्रिकी है इंस्पिरेशन नॉर्मली अकर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन
of the intercostal muscles and the diaphragm. अब हम लोग देखें कि जो मैकेनिज्म है रिस्पिरेशन का, तो इंस्पायरेशन यानी सांस लेना और एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ना नॉर्मली होता है। क्यों? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स के फैलने और सिकुड़ने के वजह से और डायफ्राम के फंक्शन की वजह से। अब यहां पर एक बात गौर करना है कि ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, डायफ्राम जो फंक्शन कर रहा है, ये संचालित कहां से होता है? ये संचालित होता है सीएनएस सिस्टम से, और ये स्वतः संचालित होता रहता है। इन फोर्स्ड रेस्पिरेशन द एब्डोमिनल मसल्स ऑल्सो प्ले ए पार्ट। बलपूर्वक जो सांस लेने की क्रिया किया जा रहा है उसमें एब्डोमिनल मसल्स भी अपना एक पार्ट अदा करता है। वो पार्ट क्या है? द मूवमेंट्स ऑफ दिस मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। आई नो what? The movements of these muscles are controlled by respiratory center in the brain. हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। तो पता ये चल रहा है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में मौजूद है उसका भी अहम भूमिका है, अहम कार्य है। द मोटर नर्व फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर इंटर द इंटरकॉस्टल डायफ्रामेटिक एंड एब्डोमिनल मसल्स एंड ब्रिंग द इंपल्सेस फ्रॉम द सेंटर। क्या करता है? कि मोटर नर्व जो है डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स का, वो क्या लाता है? इंटरकॉस्टल मसल्स क्या लाता है? इंपल्स लाता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर जो सिचुएटेड है ब्रेन में। यानी पता ये चला कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान है रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए। When the impulses are received the muscles, जब impulse muscles प्राप्त करता है, expand and the air is drawn, फैलता है और एयर चला जाता है। कहाँ? into the lungs, फेफड़े। Similarly with the next impulse, ठीक इसी तरह दूसरा impulse आता है, the muscles contract, और वो muscles कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड द एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स, और हवा जो है बलपूर्वक बाहर की ओर निकल जाता है। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल्स गो ऑन द अल्टरनेटली एंड दस द रिस्पिरेशन गोज ऑन। क्या पता चला? कि ये फैलने या सिकुड़ने का जो कार्य है वो अल्टरनेटली होता रहता है, और जिसकी वजह से द सिस्टम ऑफ रिस्पिरेशन कंटिन्यू करता रहता है, परफॉर्म होता रहता है। द नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट इज 14 to 18 टाइम्स पर मिनट इन एडल्ट। वयस्कों में नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए? कितना होता है? 14 से 18 बार प्रति मिनट। फिजियोलॉजी पढ़ने का हमारा मकसद होता है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द
रिलेटेड ऑर्गन्स। तो अभी हम लोगों का जो स्टडी कंटिन्यू कर रहा है वो कंटिन्यू कर रहा है रिस्पायरेटरी सिस्टम पर, और उसमें आया कि 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होता है, यानी नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट 14 से 18 बार पर मिनट हुआ। अगर ये 30-40 हो जाए, नॉट गुड, मेडिकली नॉट गुड, ही इज डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिजीज। अगर वो इसके विधीन हो जाए, 14-18 के बदले 5-6 हो जाए, नॉट गुड, द पेशेंट इज नॉट इन गुड कंडीशन, वो सीरियस अवस्था में। तो ये मकसद है हमारा फिजियोलॉजी पढ़ने का, फंक्शन ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में जानने का। नेक्स्ट हमारा है टिश्यू रिस्पायरेशन। व्हाट इज टिश्यू रिस्पायरेशन? It is the process in which gases from the blood are taken by the cells and vice versa. टिश्यू रिस्पायरेशन में ये एक ऐसा प्रोसेस है जो गैस टेकन फ्रॉम द ब्लड बाय द सेल्स एंड वाइस वर्सा, सेल से ब्लड वाइस वर्सा आता, ये गैस या वाइस वर्सा आता जाता रहता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। द लेवल ऑफ O2 एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इज कॉल्ड O2। ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब होता है खून के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? O2 टेंशन। एंड द लेवल ऑफ CO2 प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड CO2 टेंशन। CO2 present in blood stream is CO2 टेंशन। तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। दिस वेरी ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द O2। ये इसमें अंतर पड़ता है ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के आधार पर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ माइंड, और उस आदमी का जो शारीरिक परिस्थिति है, हालात है, उस पर। नेक्स्ट, टाइडल एयर। द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन एंड गिवन आउट एट ईच इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बाय ए नॉर्मल माइंड इज कॉल्ड टाइडल एयर। क्या हुआ कि एक वॉल्यूम जो हवा ले रहा है सांस के द्वारा और छोड़ रहा है सांस के द्वारा, एक नॉर्मल मनुष्य के द्वारा उसे, उस वॉल्यूम को क्या कहा गया? टाइडल एयर। इट इज अबाउट 500 cc, जो कितना होना चाहिए? करीब करीब 500 cc होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी। द वॉल्यूम्स ऑफ एयर टेकन इन एंड गिवन आउट। हवा का जो आयतन है, जो टेकन इन, जो अंदर लिया गया, और गिवन आउट, जो बाहर छोड़ा गया, आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन, बलपूर्वक सांस लेने से एंड छोड़ने से, जिसे कहा गया वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट, एपनिया, APNOEA। द फेलियर ऑफ रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एपनिया। जब सांस लेने की क्रिया बंद हो जाए, उस परिस्थिति को क्या कहा गया है? एपनिया। एपनिया उस परिस्थिति को कहा गया है मेडिकल में, जिस वर्ड के साथ लगा है समझा जाए, ए मीन्स नो, ए फेब्राइल, नो फीवर, ए सिम्टोमेटिक, कोई लक्षण नहीं। वैसे ही यहाँ है एपनिया, यानी नो रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन फेल कर गया है।
इट में आका टेम्परली अंदर वेरियस कंडीशन एज फॉलो। ये टेम्पररी तौर पर होता है, जो कई कारणों के वजह से होता है, जिस कारण को यूं समझा जाए। पीरियोडिक ब्रीदिंग, कालिक सांस लेने की क्रिया, कब? ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दरमियान। हाई एटीट्यूड जब हो गया है, हार्ट फेल्योर में, पल्मोनरी डिजीज में, यूरेमिया जहां डेवलप किया है वहां, एंड अदर टॉक्सिक कंडीशन। इन सब कंडीशन में पीरियोडिक ब्रीदिंग होता है, जिसमें फॉर द टाइम बीइंग थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए एपनिया होता है। दूसरा पॉइंट है लो कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन ऑफ ब्लड। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का टेंशन नीचा हो जाए। तीसरा है रिफ्लक्स ड्यूरिंग डिग्यूलेशन, निगलने के समय कुछ रिफ्लक्स कर जाना। एड्रेनालिन एडमिनिस्ट्रेशन, एड्रेनालिन जो एक रसायन है, उसके प्रयोग के बाद सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, एकाएक जब बीपी बढ़ता है वहां भी एपनिया डेवलप कर सकता है। एक्साइटमेंट जब होता है, कोई खुशी या कोई गम का कोई न्यूज मिला, जानकारी मिली, उस समय भी पीरियोडिक ब्रीथिंग रुकता है, कुछ काल के लिए रुकता है। तो यहां पर जो हमारा कई पॉइंट आया, जिसमें लास्ट पॉइंट है हमारा एक्साइटमेंट। जब एक्साइटिंग स्टेज हो, चाहे वो किसी अच्छे न्यूज का हो, किसी बुरे न्यूज का हो, उस समय एपनिया डेवलप करता है, जिसे पीरियोडिक ब्रीथिंग कहा गया। तो यहां भी स्पष्ट करता है कि द सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट एनॉक्सिया। इट इज ए कंडीशन विच ऑक्सीजन फॉल्स शॉर्ट देन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ये क्या हुआ कि उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन फॉल शॉर्ट कर गया, नीचे गिर गया ऑक्सीजन का स्तर, जितना बॉडी को चाहिए था उतना नहीं जाके उससे कम स्तर पर चला आया है। एनॉक्सिक, डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन इन द लंग्स, डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन इन द लंग, यानी ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीकरण का जो काम हो रहा है फेफड़े में, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। अगला है एनीमिक, लो ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ ब्लड, जहां पर ऑक्सीजन का जो क्षमता है वो लो हो गया है ब्लड में। अगला है स्टैग्नेंट, स्लो सर्कुलेशन, यहां पर रक्त संचार की क्रिया धीमा पड़ गया हो। हिस्टोटॉक्सिक, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू सेल्स, जो हमारे टिश्यू में सेल्स है उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाना, कमी हो जाना। एस्फैक्सिया, ये क्या है भाई? दिस इज द कंडीशन इन विच ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड। एस्फैक्सिया में क्या होता है कि कंडीशन इन विच ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड, जो ब्लड में ऑक्सीकरण की क्रिया है वो प्रिवेंटेड हो जाता है। If prolonged, it may produce pathological manifestation in the body and ultimate death. जिसकी वजह से कि अगर ये कंटिन्यू करे, लंबे समय तक हो जाए, तो क्या होगा? ये प्रोड्यूस करेगा पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इन द बॉडी एंड अल्टीमेट डेथ, जिसके वजह से मृत्यु तक भी हो सकता है। नेक्स्ट, जनरलाइज स्ट्रेंगुलेशन ऑफ ट्रैकिया, न्यूमोथोरेक्स। ट्रैकिया स्ट्रेंगुलेटेड हो जाए या न्यूमोथोरेक्स का केस हो जाए। अगला है लोकल लाइफ, लिगेचर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को बांध देना,
सप्लाइंग ए पार्टिकुलर लोकेलिटी, जो उस क्षेत्र को ब्लड आपूर्ति कर रहा था। फर्स्ट स्टेज और स्टेज ऑफ हाइपरनिया, ड्यूरेशन 1 minute, rate and depth of respiration increase. Next है second stage और stage of expiratory convulsion. एक्सपायरेटरी कन्वर्सन जो कब होता है? एक्सपायरेटरी कन्वर्सन अनकॉन्शसनेस के परिस्थिति में, बेहोशी के परिस्थिति में, जिसका ड्यूरेशन होता है 1 to 2 minutes. थर्ड स्टेज और स्टेज ऑफ स्लो डीप इंस्पिरेशन, तीसरा स्टेज यह स्टेज ऑफ स्लो डीप इंस्पिरेशन बड़ा धीमा पड़ जाता है और बड़ी डीप रिस्पिरेशन करता है। तो क्लिनिकली ये पता चलता है, ये पता चल रहा है कि डेथ में आकर संभवतः मृत्यु हो जाएगा, जिसका ड्यूरेशन है 2 to 3 minutes। अगर 2 से 3 मिनट के अंदर अगर कोई सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करता है तो समझा जाएगा कि द टाइम ऑफ डेथ इज सो नियर, पेशेंट इज नॉट इन पोजिशन टू सर्वाइव, द पेशेंट कैन बी डाइड। हाइपरनिया, इट इज ए कंडीशन इन विच रेस्पिरेशन इंक्रीज। हाइपरनिया में क्या होता है? यहां पर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया का जो रेट है वो बढ़ जाए, ये कंडीशन कहलाता है हाइपरनिया। डिस्निया, डिस्निया, DYSPNOEA, डिस्निया, इट इज ए कंडीशन इन विच रेस्पिरेशन बिकम डिफिकल्ट, जहां पर सांस और लेने की जो क्रिया है, सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है वो कठिनाईपूर्ण हो यानी दर्दयुक्त हो, तो ऐसे परिस्थिति को हमारे यहाँ मेडिकल टर्म है डिस्निया। अगला पॉइंट है एल्वेओलर ईयर। ये क्या है भाई? इसको यूं समझा जाए, इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन एल्वेओली ऑफ लंग्स फॉर इंटरचेंज ऑफ गैसेज, इट इज अबाउट 300 cc। एल्वेओलर ईयर, एल्वेओली में एयर होता है, जो एयर एल्वेओली में फेफड़े के लंग्स के एल्वेओली में रहता है, कितना इंटरचेंज करने के उद्देश्य से करीब करीब 3000 cc। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज टेकन इन बाय फोर्स इन एस्पिरेशन ओवर एंड अबव द टाइडल एयर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एयर। टेकन बाय फोर्स इन इंस्पिरेशन, बड़ी ताकत लगा के यूर इंस्पिरेशन किया, जिस और उसी ही कहा जाता है टाइडल एयर एंड कॉम्प्लीमेंट्री एयर। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एयर और रिजर्व एयर। सप्लीमेंट्री एयर या रिजर्व एयर यानी सुरक्षित हवा, the volume of air which is forced out by the forced expiration over and above the normal expiration is called supplementary air। क्या हुआ? फोर्स आउट, बलपूर्वक जिस एयर को बाहर की ओर निकाला जाता है वो क्या होता है? किसको निकालते हैं? रिजर्व एयर को निकालते हैं, जिसे नॉर्मल एक्सपायरेशन कहा के क्रम में जो होता है। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, कृत्रिम रिस्पायरेशन का जो सिस्टम है वो क्या है? वह नॉर्मल रिस्पिरेशन फेल्स, अगर नॉर्मल रिस्पिरेशन फेल कर रहा है उस परिस्थिति में आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन इज अप्लाइड। कृत्रिम सांस लेने की क्रिया को अप्लाई करते हैं। इट इज ए मैकेनिकल मेथड टू रिवाइव द फेलिंग रिस्पिरेशन। ये एक यांत्रिकी विधि है ताकि जो रिस्पिरेशन का मेथड फेल कर रहा है
उसको पुनः अपने उसके परिस्थिति में लाने के लिए। इसका मेथड है मैनुअल, साइफर मेथड उसको बोलते हैं पहला। दूसरा साइलवेस्टर्स मेथड बोलते हैं। चौथा इवीज लॉकिंग मेथड बोलते हैं। तो ये जो तीनों मेथड है इसके बारे में अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। टुडे स्टॉप हियर, थैंक्स, ओके।